अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। जी जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। माज़रत ख्वाह हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो नया नावल मैंने शुरू नहीं किया, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। बात दरअसल ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए अभी शॉर्ट स्टोरीज़ जो है वो शेयर करूँ, जो एक ही एपिसोड में मुकम्मल हो जाए या उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 एपिसोड हों। तो सर्च करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर सकी, थोड़ी-सी मसरूफ़ियत थी। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मूड नहीं होता, थोड़ी-सी ब्रेक चाहिए होती है। अभी भी मैं जो है बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों का ख़्याल था कि ज़्यादा इंतज़ार ना करवाऊँ, तो एक शॉर्ट स्टोरी मैंने ढूँढ ली है। कैसी है मुझे नहीं पता, मैंने खुद भी रीड नहीं की है, लेकिन अच्छी लग रही है। और जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं वो एवरेज होती हैं, उनके अंदर कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो है ना, एक वाज़ेह और मस्बत पैगाम देने की कोशिश की जाती है और एक अच्छा सबक भी होता है। और बाज़ औक़ात बस ऐसे ही एन्जॉय करने के लिए होती है स्टोरी। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है एतबार है शर्त, और इसकी मुसन्निफ़ा जो है वो है आयशा खान, और ये मुकम्मल नावल है, इसकी मज़ीद कोई एपिसोड नहीं होगी। बहार के तमाम रंग समोए हुए वही स्टाइलिश सूट जो उसकी सालगिरह पर देने के लिए मैंने बेहद शौक से खरीदा था, इस वक्त मेरे हाथ में था और गुस्से से मेरी बुरी हालत थी। मैं कल किस कर्ब से दो चार था, किस किस तरह खुद पर जब्त किया हुआ था, ये मैं ही जानता था। लब भींचते हुए सूट मैंने पूरी कुव्वत के साथ दीवार पर दे मारा था। इस वक्त मैं जिस कदर तैश में था, अगर वो मेरे सामने होती तो शायद मैं उसे भी यूं ही दीवार पर दे मारता। कितनी ही देर में कमरे में इधर से उधर चकराता फिरा था। शदीद गम गुस्से और रंजो मलाल से मेरी बुरी हालत थी। पागलों की तरह कमरे में चकराते हुए अचानक मेरी निगाह साइड टेबल पर रखी किताब में से झांकते कार्ड पर पड़ी थी। मैंने एक झटके से उसे निकाल लिया था और कितनी ही देर साकित और जामिद खड़ा खाली खाली निगाहों से कार्ड पर जगमगाते उन लफ्जों को घूरता रहा जो इस वक्त मुझे अपना मुंह चिढ़ाते महसूस हो रहे थे। माई लाइफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अपना आज अपना कल तुम्हारे नाम करता हूँ। मैं इस जीवन का हर एक पल तुम्हारे नाम करता हूँ। खिज़ां, सर्दियाँ, गर्मी, बहारें, बारिशें, जाड़ा, मैं हर मौसम का हर पल तुम्हारे नाम करता हूँ। मेरा गुजरा हुआ कल तो मेरे माजी का हिस्सा है। मैं अपना आज अपना कल तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम्हारे बिन यह हर एक पल मुझे बेचैन रखता है। मैं अपना दिल जो है बेकल तुम्हारे नाम करता हूँ। मैंने जुनून के आलम में कार्ड के पुर्जे पुर्जे करके उसे यूं फेंका था कि हर तरफ उसके टुकड़े बिखर गए थे। उस कार्ड की तरह मेरा दिल भी तो टुकड़े टुकड़े हो गया था। फर्क सिर्फ ये था कि कार्ड के टुकड़े हर तरफ बिखरे नजर आ रहे थे, जबकि अपने दिल की हालत सिर्फ मैं ही जानता था। कल जब मैं आया था तो किस कदर खुश था, कितना मसरूर था। मैंने अपने आने की इत्तला किसी को नहीं दी थी। एकदम उसके सामने आकर उसकी हैरानी से फैली आंखें देखने का ख्याल मुझे बेहद महसूस कर रहा था। हैरत उसकी शफाफ आंखों को अनोखा सा दिल मोह लेने वाला तासुर देती थी। मुस्कुराहट से खिले चेहरे और धड़कते दिल के साथ मैंने उसका दरवाजा नॉक किया था। यस, कम इन। फौरन ही उसकी दिलकश आवाज मेरी समात से टकराई थी और मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था और वो सामने ढेरों किताबें खोले कुछ लिख रही थी। असफंद आप? स्याह बालों के हाले में उसका खूबसूरत चेहरा कुछ और गुलाबी हो गया और हैरानी से दिलकश आंखें मेरे दिल में हलचल मचाने लगी थी। दिल किसी गुस्ताखी पर आमादा था, मगर मैंने उसे डपट दिया और उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। हाँ, निगाहें जरूर उसके एक एक नक्श की बलाएं ले रही थी। वो भी अपनी सारी बेपरवाही और बेनियाजी भूलकर महजूब सी खड़ी थी। स्याह रेशमी पलकें सभी रुखसारों पर लर्जती बेहद हसीन मंजर पेश कर रही थी। अगर ये रकीब रूस या इजाजत दें तो कुछ टाइम इस बंदा नाचीज की नजर कर दीजिए। मैंने किताबों की तरफ इशारा करते हुए खुद बेहद शौकी से उसे देखा और वो बिना कुछ कहे मेरे पीछे लाउंज में चली आई थी। क्या पियेंगे? मैं दीदारे यार। मेरा लहजा भी मदहोश सा था। वो बुरी तरह सुर्ख हो गई थी। यूं कंफ्यूज सी वो मुझे बेहद अच्छी और अपनी अपनी सी लग रही थी, और अपनी तो वो थी ही। आखिर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसके जुमला हकूक मैंने अपने नाम करवाए थे। अचानक कैसे आ गए आप? चंद पुरफसूल लम्हों के बाद उसने खुद को संभाल लिया था। अजीब होती हैं ये शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां। मजाल है जो बंदे को कुछ देर खुश हो लेने दें। मैं दिल ही दिल में झिंझलाया, तभी उसके सेल फोन की बीप बजी थी और वो माजरत करते हुए फोन सुनने लगी।
बी रिलैक्स्ड फरा, प्लीज कुछ बताओ भी तो। मैं जो मैरून कालीन में धंसे उसके बेहद सफेद सफेद पाँव देख रहा था, उसके परेशान लहजे पर चौंक कर सीधा हुआ। देखो, तुम आराम से उसको सारी बात बताओ, वो जरूर समझ जाएगा। हाँ, यही खामी होती है इन मिडिल क्लास लोगों में, जरा जरा सी बात को बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं ये लोग। एनीवे, तुम परेशान मत हो, जब तुम गलत नहीं हो तो डटकर मुकम्मल एतमाद के साथ उसे पूरी बात बताओ। अगर तुम रोनी सूरत और लर्जते कांपते लहजे में उससे बात करोगी तो वो तुम्हें ही गलत समझेगा। जब तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो तुम क्यों बार बार अपनी सफाई दे रही हो? ओफो फराह, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। मैं जो बड़ी महवियत के साथ गोया उसके एक एक नक्श को अजबर कर रहा था, उसकी तेज आवाज ने मेरी महवियत को तोड़ दिया। पता नहीं दूसरी तरफ कौन मोहतरमा थी जिसे वो लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही थी। मैं बेजार हुआ और उसी बेजारी में ना चाहते हुए भी पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनने लगा। बस पूरी बात उसे बताओ और सुनो, उसके बाद उसे फोन मत करना। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आज वो तुम पर एतमाद नहीं कर रहा तो कल कैसे करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस रिश्ते पर दोबारा से गौर कर लो? मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि इंसान खुद को यूं डिग्रेड कर ले। कम से कम मैं तो ऐसी मोहब्बत के हाथों कभी ब्लैकमेल ना हूं। मैं जो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा था, उसके आखिरी अल्फाज और चेहरे पर फैली सख्ती ने मुझे कुछ बेचैन सा कर दिया था। मगर क्यों, मैं समझ नहीं पाया। और समझ तो मैं ये भी नहीं पाया था कि उसके दिल में मेरा मुकाम क्या था। हालांकि मंगनी से कबल मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसके रवैये ने मुझे कोई खास मुतमईन नहीं किया था। उसके चेहरे पर कोसे कज़ा नहीं फैली थी, शर्म से पलकें रुखसारों पर साया फिगर नहीं हुई थी। बस वो हैरान थी, बेतहाशा हैरान, यूं जैसे मेरी बात उसके लिए कतन गैर मुतवक्का हो। अजीब मनमौजी सी बेपरवाह सी लड़की थी। गो मैंने लफ्जों में अपनी मोहब्बतों को, अपनी शिद्दतों को बयान नहीं किया था, मगर मेरी निगाहों से, सब अदाओं से तो सब कुछ अयां था। फिर मोहब्बत ऐसा जज्बा कब है जो सिर्फ जुबान से ही बयान किया जाए तो जाहिर हो, मगर उसकी हैरत तो मुकम्मल बेखबरी का इजहार थी। असफंद भाई, हैरानी से मुझे देखते हुए एक लम्हे के लिए चुप हुई थी, और हैरत का ये तासुर जो उसके चेहरे को एक अजीब सी दिलकशी अता कर रहा था, पहली बार मुझे अच्छा लगा था। देखिए ना, ये फैसले इतनी जल्दी तो नहीं होते, और फिर मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। शादी के बारे में तो अभी सोच भी नहीं सकती। मास्टर्स करने के बाद साफ कहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं। मेरी अना को जबरदस्त ठेस पहुंची थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यही बात है। कमाल है, आप जाने क्यों ऐसा समझ रहे हैं। अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, हाईली एजुकेटेड, हैंडसम और वेल ड्रेस्ड, आपको कौन नापसंद कर सकता है? उसने फौरन कहा था और मेरा दिल जैसे कुछ और बोझल हो गया था। मैंने अजीब सी कैफियत में घिरते हुए उसे देखा था। किसी की नहीं, तुम अपनी बात करो। मेरा लहजा खुद ब खुद उखड़ सा हो गया। अपनी? उसने बगौर मुझे देखा था, ऊपर से नीचे तक, यूं कि एक लम्हे के लिए तो मैंने खुद को बिल्कुल चुगत महसूस किया था। खासे हीरो टाइप बंदे लग रहे हैं, ऊपर से हमारी प्यारी पुप्पो जानी के लाडले बेटे हैं। अब आपको नापसंद तो नहीं किया जा सकता ना, मजबूरी है। शौक से लहजे में कहते हुए उसने आंखों में शरीर सी चमक लिए मुझे देखा था। नम नम से गुलाबी लबों पर दबा दबा तबस्सम था। मेरा दिल एकदम खिल उठा था और मैंने खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया था। लेकिन याद रहे, शादी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेरे मास्टर्स करने तक। उसने उंगली उठाते हुए कहा था, और चंद लम्हों के लिए मैं उसे देखता रह गया था। मुझे उसकी ये बेबाकी बुरी नहीं लगी थी, लेकिन मेरा दिल शिद्दत से चाह रहा था कि एक लम्हे को वो शफक रंग चेहरे के साथ पलकें झुकाकर खड़ी हो जाती, मगर मुझे लगता था ऐसा कभी नहीं हो सकता था। उसे जैसे शर्माना आता ही नहीं था। सॉरी असफंद, आप बोर हो रहे होंगे। ये फरा थी, माई बेस्ट फ्रेंड। आप उससे नहीं मिले। जब हमारी मंगनी हुई थी तो ये लंदन गई हुई थी। बहुत प्यारी सी है, आपसे मिलवाती, लेकिन आजकल बेहद परेशान है। क्यों परेशान है? मुझे ये पूछना अच्छा नहीं लगा था, जबकि उसकी बातों से मामले की नोयत किसी हद तक समझ में आ रही थी। मैं तो कहती हूँ शकी मिजाज शख्स के साथ कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ना तो वो खुद खुश रहता है, ना बीवी को रहने देता है। ये कोई बात है कि इंसान मोहब्बत का दावा भी करे और महबूब पर भरोसा भी ना करे? हालांकि एतमाद तो मोहब्बत की अव्वलीन शर्त है। आपका क्या ख्याल है? उसने पूछा था। मैंने इस्बात में सर हिला दिया था। हमारी मुश्तरका फ्रेंड है शुमाइला, उनका घराना पुराने ख्यालात रखता है। उसका निकाह अपने कजन से हो चुका है, मगर मिलने मिलाने पर पाबंदी है। उसने वैलेंटाइन डे पर फराह के तवसुत से फूल और गिफ्ट शुमाइला को भिजवाए थे। ये चीजें देते हुए फराह के मंगेतर मोहसिन ने उसे देख लिया। बस सारी मोहब्बत, सारे वादे खत्म। वो तंजिया हंसी थी कि बस इतनी ही होती है आदमियों की मोहब्बत, झाग के बुलबुले की मानिंद। उसने एकदम मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा था।
سب کی نہیں مائی ڈیئر، محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے میں نے کہا تھا۔ اس لمحے میری آنکھوں میں محبت کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا، اس سے اس کا بچ نکلنا کیسے ممکن تھا، لیکن وہ بڑے آرام سے بچ نکلی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ منگواتی ہوں، کہتے ہوئے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی اور میں عجیب سی تشنگی میں گھرا اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ آخر وہ کھلتی کیوں نہیں؟ اس کے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کیوں نہیں کرتی؟ اس کا رویہ عام لڑکیوں سے اس قدر مختلف کیوں ہے؟ لیکن عام لڑکی تھی کب؟ میرے دل نے تعویل دی تھی۔ فوراً وہ ٹرے اٹھائے مسکراتے ہوئے واپس آئی تھی۔ یہ تنویر بھی بڑے کام کا آدمی ہے، دیکھا آپ نے کس قدر ایکٹیو ہے ہمارا شیف۔ آج بیلا اور کاشف بھائی لنچ پر آ رہے ہیں اور کھانے کے علاوہ کوئی ٹائم ہو آپ کی پسند ایک ہی ہے۔ انار کے جوس کا گلاس میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا اور عین اسی لمحے باہر سے آفاق ماموں کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نعمانی جان دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اور میں جو چند لمحے اکیلے میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھنے اور سب کا حال احوال پوچھنے کے بعد ماموں اور نعمانی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ فریش ہو جاؤ اسفند، بیلا اور کاشف بھی پہنچنے والے ہوں گے، اور آفاق آپ ذرا فون تو کریں کہ نویلا اور عارض کہاں رہ گئے ہیں۔ نعمانی جان نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماموں بھی سیل فون پر نمبر پش کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے رشک سے انہیں دیکھا تھا، مجھ سے بھی نکلتے ہوئے قد کے ساتھ آرمی کی فل یونیفارم میں وہ بے حد وجیح و شکیل اور جوان لگ رہے تھے۔ کسی طرح بھی تو نہیں لگتا تھا کہ وہ 4 نوجوان بچوں کے والد ماجد تھے۔ شاور لینے کے بعد خاصی دیر میں نے تیار ہونے میں لگائی تھی، ورنہ عموماً میری تیاری صرف چند منٹ کی ہوتی تھی۔ میں اپنا آج اپنا کل تمہارے نام کرتا ہوں، میں اس جیون کا ہر ایک پل تمہارے نام کرتا ہوں۔ گنگناتے ہوئے میں نے آخری بار آئینے میں اپنے سراپا پر نگاہ ڈالی اور بے حد مسرور انداز میں کمرے سے نکل آیا تھا۔ میرے بہکے قدم زمین پر تھے، لیکن دل جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ لیکن آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی زمین نے جیسے میرے قدموں کو جکڑ لیا تھا، یا پھر کسی غیر مرئی طاقت نے میرے وجود کو پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے ہٹنا چاہا تھا اس منظر سے، مگر کامیاب نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو، میں پلکیں جھپکوں اور یہ منظر غائب ہو جائے، مگر نہیں، نہ یہ کوئی خواب تھا نہ خیال تھا، یہ ایک اٹل اور بے حد تلخ حقیقت تھی۔ سامنے صوفے پر اس بے حد سمارٹ سے لڑکے کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھی واضح بیلا ہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں تھا، اس کے چہرے کی بے تحاشا چمک، آنکھوں کی انوکھی سی دمک، پلکوں کی کپکپاہٹ، محبتوں کی شدتوں اور جذبوں سے معمور میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جو کچھ نظر آ رہا تھا، جو کچھ میرا دماغ مجھے سمجھانا چاہ رہا تھا، میں اسے جھٹلانا چاہ رہا تھا، مگر جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ اور لڑکے نے جانے کیا کہا تھا کہ اس کے لب مسکرانے لگے تھے اور میری نگاہ ان مسکراتے لبوں پر جم کر رہ گئی تھی۔ شرمیلی سی وہ مسکان جسے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس کر رہ گئی تھی، اس کے لبوں پر سجی تھی، مگر کسی اور کے لیے۔ میرے ارد گرد جیسے ایک الاؤ دہک اٹھا تھا جس میں ہر جذبہ جل کر خاکستر ہونے کو تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کرتے ہوئے اپنے جسم کو حرکت دی تھی اور قدموں کو گھسیٹتے واپس سیڑھیاں چڑھ کر گیسٹ روم میں چلا آیا تھا۔ میرے خون میں جیسے ابال سے اٹھ رہے تھے، لب دانتوں سے کچلتے ہوئے، مٹھیاں بری طرح بھینچتے ہوئے میں خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دوں، مار مار کر اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں اور اپنا دل جو اس لڑکی کا اسیر تھا اسے نوچ کر پھینک دوں، مگر کچھ بھی تو میرے بس میں نہیں تھا سوائے اپنی رائے کا محبتوں کے ماتم کے۔ صاحب جی، کھانے پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیف مجھے دوسری بار بلانے آیا تھا۔ بھوک کس کافر کو تھی، اور پھر جو بندہ غم کھا رہا ہو اور غصہ پی رہا ہو اور اسے کسی اور چیز کی حاجت ہوتی ہی کہاں ہے؟ مگر سب لوگ کھانے پر میرا انتظار کر رہے تھے تو مجھے جا کر کچھ نہ کچھ زہر مار کرنا ہی تھا، کیونکہ مجھے یہ قطعاً گوارا نہیں تھا کہ مجھے گاؤں کا گنوار سمجھا جائے۔ بالوں میں برش پھیرتا خود پر جبر کر کے میں کمرے سے نکل آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے میں نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا، پھر فرداً فرداً سب سے ملا تھا۔ کیا بات ہے اسفند، کچھ سست سست لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ میرے چیئر پر بیٹھتے ہی آفاق ماموں نے پوچھا تھا اور ٹیبل پر یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اندر ہی اندر شدید جھنجھلاہٹ محسوس کرتا بظاہر میں شائستگی سے مسکرایا تھا، اور پھر تھکن کا عذر تراشتے ہوئے تھوڑا سالن اور سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بے دلی سے کھانے لگا۔ کسی کی نگاہوں کی تپش مجھے مسلسل اپنے چہرے پر محسوس ہوتی رہی تھی، اور یہ نگاہیں کس کی تھی میں بخوبی جانتا تھا۔ ضبط کی تمام تر کوشش کے باوجود میری پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی اور کنپٹیاں بری طرح سلگنے لگی تھیں۔ میں نے بمشکل چند لقمے زہر مار کیے تھے اور معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
उठते हुए मेरी निगाह गैर इरादी तौर पर उसकी निगाहों से जा टकराई थी। वह उलझन आमेज निगाहों से मुझे ही देख रही थी। मैंने अपने चेहरे पर फैलती बेजारी और नागवारी को छुपाने की कोशिश नहीं की थी और सर झटकते हुए डाइनिंग रूम से निकल आया था। उस वक्त मेरा जहन शदीद इज़्तिराब और इंतशार का शिकार था। किसी भी किस्म का इस्तफसार गवारा नहीं था। उस वक्त मेरा दिल किसी से मिलने या किसी किस्म की बात करने को नहीं चाह रहा था। इसलिए मैं मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाता चुपके से बाहर निकल आया था। हाँ, चौकीदार को अंदर बताने का कह दिया था। फिर स्याह बल खाती सड़क पर गाड़ी दौड़ाता खाली और ज़हनी किसी कैफियत में जाने किस तरफ निकल आया था। बगैर सोचे समझे किए जाने वाले कामों का यही अंजाम होता है। सड़क के किनारे गाड़ी रोकते हुए मैंने सोचा था। साले से ताल्लुक जोड़ते हुए भी मैंने कुछ नहीं सोचा था। दिल के मामले में इंसान बेइख्तियार हो जाता है, लेकिन जिंदगी के फैसले अगर अकल को पसे पुष्ट डालकर सिर्फ दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते हुए किए जाएं, तो खसारा यूं ही मुकद्दर बन जाता है जैसे मेरा बना था। कितना समझाया था बीजान ने मुझे। असफन बेशक जाले मेरे भाई की बेटी है, लेकिन उसके और हमारे माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। याद रखो, माहौल का इतना फर्क जिंदगी के हर मामले में मुश्किलात पैदा करता है। अभी तो तुम्हें मोहब्बत के जोश में महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बाद में यही फर्क एक खलीज बन सकता है। ऐसी खलीज जिसे मिटाना तुम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। वो मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं जैसे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गई थी। मैंने हैरत से उन्हें देखा था। खामोशी से मासी बरकते को नमाज पढ़ते देखो, फिर तुमसे बात करती हूँ। मैं अचंभे से किचन की पिछली तरफ बने बरामदे में नमाज पढ़ती मासी बरकते को देखने लगा था। पता नहीं बीजान को क्या ख्याल आया था, मासी बरकते को देखने लगा। मासी बरकते नमाज पढ़ रही थी, परसों से पढ़ती थी, इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात थी। उधर मासी बरकते ने सलाम फेरा था, इधर बीजान मुझे वापस ले आई थी। हाँ, क्या देखा तुमने, कैसी नमाज पढ़ रही थी? वैसे ही जैसे सब पढ़ते हैं। फिर तुमने गौर नहीं किया। रकू से सीधी खड़ी नहीं हुई कि सजदे में चली गई, और सजदे से उठकर सीधा होकर बैठने के बजाय जरा सा सर ऊपर करके दोबारा ठक से सजदे में, जबकि मैंने उसे कई मरतबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनाई है कि जो शख्स नमाजों को अपने वक्त पर अदा करे, वजू भी अच्छी तरह करे, खुशू व खजू से भी पढ़े, खड़ा पूरे वकार से हो, फिर उसी तरह रकू सजदा भी अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ करे, गर्ज हर चीज को अच्छी तरह अदा करे, तो वह नमाज निहायत रोशन और चमकदार बन जाती है और नमाजी को दुआ देती है कि अल्लाह ताला तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे जैसी तूने मेरी हिफाजत की। और जो शख्स नमाज को बुरे तरीके से पढ़े, वक्त का भी ख्याल ना रखे, वजू भी अच्छी तरह ना करे, रकू और सजदा भी अच्छी तरह ना करे, तो ऐसी नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में नमाजी को बद्दुआ देती है कि अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे जाया किया। उसके बाद वह नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। जब भी मैं ये हदीस याद दिलाते हुए बरकते को समझाती हूँ, ये डरती है, खौफसदा होती है और आइंदा नमाज ठीक पढ़ने का अहद करती है, लेकिन अगले दिन फिर ठीक से नहीं पढ़ती। क्यों? उसके पास जवाब है। बीबी सारी जिंदगी अपनी बेबे को यूं ही नमाज पढ़ते देखा है, खुद भी यूं ही पढ़ी है, याद ही नहीं रहता और वैसे ही पढ़ जाती हूँ। इतनी पुरानी आदत है, आहिस्ता आहिस्ता ही बदलेगी। तो असफन मेरे बच्चे, परसों की आदत छोड़ना आसान नहीं होता। अल्लाह के खौफ से भी मुश्किल पेश आती है। तो वैसे तो फिर तुम और जाले दोनों ही बेहद जज्बाती हो, दोनों में तहम्मुल नाम को नहीं। फिर तुम्हारा इरादा भी यही जमीनों पर काम करने का है। नहीं असफन, मुझे ये किसी तरह भी मुनासिब मालूम नहीं होता मेरे बच्चे, लेकिन मैं तो जैसे पागल हो रहा था, दीवाना हुआ जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ जाले। हर बात के जवाब में मेरा पागलपन यही पुकारता था। हर तरफ मुझे उसी का चेहरा नजर आता था, अपनी तरफ बुलाता था और मैं खुद पर से जैसे हर इख्तियार खो चुका था, जो लपका चला जाता था। मोहब्बत शायद नाम ही बेइख्तियारी का है, वरना शरीके हयात के लिए तो मेरे जहन में एक धीमे मिजाज की सुलझी हुई, कुछ शौक और कदर संजीदा सी लड़की का तस्वुर था कि जो मेरे माहौल से मैच करती थी। मेरी बीचान के म्यार पर वही पूरी उतरती थी, लेकिन बात जब मोहब्बत की आ जाए तो इंसान जात पात, शक्लो सूरत, आदातो अतवार और म्यार सब भूल जाता है। यही कुछ मेरे साथ हुआ था। अपनी जिंदगी का वो खूबसूरत तरीन दिन जो अब मुझे बदसूरत तरीन लग रहा था, तमाम तर जुज़ियात समेत मेरे जहन की स्क्रीन पर महफूज था। बीचान ठीक नहीं थी और बाबा जान अहमद भाई से मिलने इंग्लैंड गए हुए थे। ऐसे में खालाजाद बेला की शादी में शिरकत की जिम्मेदारी बीचान ने मुझे सौंपी थी। मैं ऐसी तकरीबात में शिरकत का शौकीन नहीं था, लेकिन अब ऐसी भी बात नहीं थी कि जरूरत के तहत भी शरीक ना होता। किसी न किसी को तो शिरकत करना थी। बाबा जान बीजान के बाद मैं ही बचता था।
میرا ارادہ تو صرف شادی میں شرکت کا تھا، لیکن بی جان کی اصرار کی وجہ سے مجھے مہندی کی تقریبات میں شرکت کرنا پڑی تھی۔ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں چونکہ گھر سے ایسے ٹائم پر نکلا تھا کہ بمشکل تقریب سے کچھ پہلے پہنچتا، اب اچھا خاصا لیٹ ہو گیا تھا اور اس وقت گیٹ پر گاڑیوں کی لمبی قطار کے پیچھے گاڑی روکے شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا، کیونکہ گیٹ کے اندر مہندی سے سجے تھال اٹھائے لڑکیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی تھی۔ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میری نفاست پسند طبیعت کو قطعاً گوارا نہیں تھا کہ میں اس حلیے میں ان سب سجی سجائی لڑکیوں کے سامنے جا کھڑا ہوتا، مگر یوں گاڑی پارک کیے ان سب کے نکلنے کا انتظار بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں جھنجھلاتے ہوئے میں کچھ دیر رنگ برنگے پیرہن میں لپٹے دلکش اور حسین چہروں کو دیکھتا رہا تھا، پھر بے خیالی میں گاڑی گیٹ کے سامنے لے آیا تھا اور گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھول میرے برابر آ بیٹھی تھی۔ شہد رنگ بالوں کے حالے میں چمکتا دمکتا چہرہ اور خوشبوؤں میں بسا سراپا، میں حق دک سا اسے دیکھ رہا تھا۔ او گاڈ ایرج بھائی، ریئلی مجھے تو آپ پر ترس آ رہا ہے کہ کہاں دل لگایا ہے آپ نے۔ اس قدر سست ہیں تابی آپی، توبہ جیسے آ رہی ہے نا، تو ابھی یہ سیٹ ان بینش بی بی نے کور کر لینی تھی۔ ایک ہی سانس میں کہتی ہوئی وہ مڑی تھی اور پھر اس کا منہ ایک دم بند ہوا تھا۔ پھیلی پھیلی نگاہوں سے مجھے دیکھتی وہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، اور میرا دل بس اس ایک لمحے میں، صرف ایک پل میں ان حیران سی پھیلی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ میں سحر زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے سراپا سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو مجھے بے خود کیے دے رہی تھی۔ تبھی جیسے ایک دم اس پتھر کے مجسمے میں جان پڑ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا اور بنا میری طرف دیکھے تیزی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھایا تھا، پھر جانے کیا خیال آیا تھا یا میرے دل کی طلب تھی جو واپس کھینچ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ایکچولی ایرج بھائی کے پاس بھی بلیک کرولا ہے، تو جلدی میں یہ سمجھی کہ شاید وہ، بے حد اعتماد سے کہتے کہتے وہ یکدم خاموش ہوئی تھی۔ شاید میرے کھوئے کھوئے اور بے خود سے انداز نے چونکایا تھا کہ جیسے تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے پلٹ گئی تھی، لیکن میرا دل بھی جیسے اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ حالانکہ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی وہاں موجود تھی، لیکن پوری تقریب کے دوران بس وہی میری توجہ کا مرکز اور محور بنی رہی۔ نہ دل کہیں اور مائل ہوا، نہ نگاہ کہیں اور اٹھی تھی، اور کہاں تو رخصتی کے فوراً بعد میرا بھی رخصت ہونے کا پروگرام تھا، اور کہاں ولیمے کے بعد بھی کام کا بہانہ کر کے 2 دن میں وہیں دھرنا دے رہا تھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ میری بی جان اور باپا جان کے نزدیک اپنی بہو کا تصور اس سے یکسر مختلف تھا، مگر میرا دل یہ تو جیسے کسی ضدی بچے کی طرح مچل مچل کر اپنی ہی منوانا چاہتا تھا، اور پھر اس نے اپنی منوا کر ہی چھوڑی تھی۔ اور ٹھیک 4 ماہ کے بعد جب میں نے ایک شاندار سی تقریب میں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی تو یوں شاداں و فرحاں تھا جیسے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ کس قدر نادان تھا میں، کیسا گھاٹے کا سودا کیا تھا میں نے، کہاں دل لگایا تھا، کس قدر آرام سے دھوکہ کھایا تھا، جس قدر سوچتا تھا غم و غصہ بڑھتا تھا۔ لیکن کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور نہ سمجھ میں آنے والی تو یہ بھی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اگر وہ کسی اور کو چاہتی تھی تو اس نے مجھے کیوں اپنایا تھا؟ آخر اسے کیا مجبوری تھی، جبکہ اس پر کوئی زبردستی، کسی قسم کا جبر اور کوئی دباؤ نہیں تھا۔ میں نے خود اس سے اس کی رائے لی تھی، اس نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، مگر خوشی کا اظہار کب کیا تھا اس نے؟ یہ تو میں پاگل تھا جو اپنے پاگل پن میں جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا، اور اب دل کے زیاں پر ماتم گنا تھا۔ اس وقت لان میں ماموں، ممانی، نویلا، عارض بھائی، بیلا اور کاشف بیٹھے تھے جب اس کے سیل فون کی بیپ بجی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا تھا، نمبر پر نگاہ ڈالی تھی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ یقیناً اسی لڑکے کا فون تھا۔ میرے خون میں جیسے ابال سے اٹھنے لگے تھے، لب دانتوں تلے کچلتے ہوئے جانے کیسے میں نے اندر کی کیفیت پر قابو پایا تھا، ورنہ دل تو یہ چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، مار مار کر اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں، یا پھر اپنا دل جو اس لڑکی کا اسیر ہوا تھا اسے نوچ کر کہیں پھینک دوں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے ضبط کرنے کے، اور خود پر جبر کرنے کے سوا اس وقت کچھ نہ تھا جب کچھ دیر بعد وہ ہنستی مسکراتی میرے کمرے میں آئی تھی۔ اسفند، آپ آ نہیں رہے؟ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، رضی اور ایمی بھی آ گئے ہیں، عارض بھائی کی جیب خالی کروانے کا پروگرام ہے سب کا، جلدی سے آ جائیں، بھی راستے میں افی کو بھی پک کرنا ہے۔ محترمہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اور دوبارہ اس کمرے میں آنے سے گریز کیجیے گا، میں اپنی پرائیویسی میں ہر کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ کاٹدار نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے میں نے انتہائی درست لہجے میں کہا تھا۔ وہ چند لمحے ہکا بکا سی مجھے دیکھتی رہی تھی، پھر ایک دم پلٹی تھی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ اگلے دن میں رات گئے واپسی کے ارادے کے ساتھ صبح سویرے گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ موبائل میں نے آف کر دیا تھا تاکہ میرے نہ پہنچنے پر سب بار بار فون نہ کریں۔ آخر میں اسپیشل اس کی سالگرہ پر تو اتنی دور سے آیا تھا، لازماً وہ سب میرا انتظار کرتے اور میرے نہ آنے پر مجھ سے رابطے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔
रात गई जब मैं घर लौटा तो मारे थकन के मेरा बुरा हाल था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते हुए जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर गिर जाना चाहता था। लाउंज का दरवाजा खोलकर थके थके कदमों से मैं अंदर दाखिल हुआ था और अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। तभी मेरी निगाह उठी थी और उसके कमरे के अधखुले दरवाजे से नजर आते मंजर ने मेरे कदमों को साकत कर दिया था। खून मेरी कनपटियों में जोश मारने लगा था। वजूद में जैसे उबाल से उठने लगे थे। शदीद तैश की हालत में मैं तेजी से आगे बढ़ा था, फिर बुरी तरह ठिठक गया था। फरा की बच्ची स्टूपिड, क्या खुद को भी इन सिगरेटों के साथ फूंकने का इरादा है? सिगरेट उसके हाथ से छीनते हुए वो तेज आवाज में कह रही थी और मैं हैरान और शशदर था। जीन्स और ढीली ढाली शर्ट में मलबूस बुआई कट बालों वाली उस लड़की को देख रहा था जिसको साइड से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो लड़की है। मैं एकदम जैसे हल्का फुल्का होकर हवाओं में उड़ने लगा था, लेकिन ये कैफियत चंद लम्हे ही रही थी। अपना गुज़िश्ता रवैया याद आते ही उसके बारे में मैं क्या क्या सोचता रहा था, किस कदर बदगुमान हो गया था। ये ख्याल आते ही एहसास नदामत से मेरा सर झुक गया था। ये क्या बात हुई कि इंसान मोहब्बत का दावा भी करे और महबूब पर एतमाद भी ना करे। हालांकि एतमाद तो मोहब्बत की अव्वलीन शर्त है। उसने कहा था और मैं 100% उससे मुत्तफिक था। फिर मैंने ये क्या किया था? बिल्कुल फरा के मंगेतर मोहसिन वाला किरदार अदा किया था। और अगर वो ये सब जान ले तो? इस सोच के साथ ही मेरी पेशानी नम सी हो गई थी। तभी मेरी निगाहें उठी थी और लाउंज की आराइश से होती हुई दीवार पर जम गई थी। हैप्पी बर्थडे टू जाले, मेरे लबों ने बेआवाज पढ़ा था और नदामत के साथ साथ एक गहरा मलाल भी आन मिला था। कितने खूबसूरत लम्हे थे जो अपनी बदगुमानी की नजर कर दिए थे मैंने। ताज्जुब से सोचते हुए मैं दबे पांव वापस पलटा था और अपनी गाड़ी में आ बैठा था। मैं अपनी निगाहों में बेशक छोटा हो गया था, लेकिन उसकी निगाहों में सर बुलंद रहना चाहता था। गेट से निकलते ही गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाया था। मुझे जल्द से जल्द केक और ढेर सारे फूल खरीदने थे। कार्ड खरीदना था और उस पर वो खूबसूरत अशार लिखने थे जो मैं फाड़कर फेंक चुका था, लेकिन मेरे दिल पर लिखे हुए थे। इस कदर लेट होने पर, मोबाइल के ऑफ होने पर कोई मौजू सा उज़र तराशना था और खुद से अहद करना था कि आइंदा उसके और मेरे दरमियान कोई गलत बयानी होगी ना बदगुमानी। काम ज्यादा थे और वक्त कम, लेकिन शुक्र का मुकाम ये था कि वक्त गुजरा नहीं था। खत्म शुद जी डियर लिसनर्स, तो ये छोटी सी कहानी खत्म हुई और एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज है कि जब मोहब्बत हो तो इंसान को बदगुमान नहीं होना चाहिए। आंखों देखा और कानों से सुना भी झूठा हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि आपस में बातचीत करके, रूबरू बात करके गलत फहमियों को दूर कर लिया जाए, उन्हें दिल में जगह ना दी जाए, वरना बहुत सारे गलत फैसले हो जाते हैं। उम्मीद है आप सबको ये शॉर्ट सी कहानी और एक मोरल लेसन आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।